अपराधियों पर चला पुलिस का वज्र प्रहार। प्रदेश भर में पुलिस की 5,137 टीमों ने 20,542 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान पुलिस की अपनी एक परंपरा है और जो हमारा ध्येय वाक्य है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, इस मोट्टो को, ध्येय वाक्य को साकार रूप देने के लिए राजस्थान पुलिस सतत प्रयत्नशील रहती है। आपको ध्यान होगा कि जब मैंने ज्वाइन किया था और तभी आप लोगों से इंटरेक्शन के समय हमने डबल पी की बात की थी कि पुलिस का रिस्पांस प्रॉम्प्ट होगा, कोई भी घटना होगी तो, कोई भी अगर एफआईआर होगा तो, और दूसरा मैंने कहा था पोलाइटनेस, जनता के साथ, सामान्य जनता के साथ पुलिस का व्यवहार शालीन होगा, सद्व्यवहार से भरा होगा और पुलिस संवेदनशीलता दिखाएगी ग्रीवेंस रिड्रेसल के दौरान। डीजीपी साहिबान के समय में भी इस दिशा में सराहनीय कार्य हुआ है और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और उसमें किस तरह उत्तरोत्तर बेहतरी हो, इसके लिए प्रयत्नशील हैं। साथियों, जो महीना था दिसंबर और जनवरी का, उसमें कुछ एक कि जो हार्डेंड क्रिमिनल हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के और स्पेशली जो दूसरे स्टेट से यहाँ आकर राजस्थान की शांति को भंग कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप लोग टारगेटेड अप्रोच रखते हुए कार्रवाई करो। उसके मद्देनज़र राजस्थान पुलिस ने, इन्होंने बहुत ही शानदार मॉनिटरिंग की और क्लोज मॉनिटरिंग की। इसका प्रतिफल ये हुआ कि अपराधियों में हड़कंप मच गया और रिकॉर्ड संख्या में अपराधी पकड़े गए, जेल के शिकंजों के अंदर कर दिए गए, लॉकअप हमारे भर गए। और वैसे जो डिटेल्ड आंकड़े हैं वो आपको सर्कुलेट हो जाएंगे, वो आप देख लीजिएगा। बट मोटे तौर पे इस मार्च और अप्रैल के जो अभी कल तक के दिन को लेते हुए 13,000 अपराधियों को सब्सटेंटिव ऑफेंसेस में अंदर कर दिया गया है। 151 को भी अगर उसमें शामिल करेंगे तो ये आंकड़ा 19,000 से भी ज़्यादा हो जाता है, तकरीबन 20,000 हो जाता है। इन सबका बड़ा सुखद रिजल्ट ये आया कि मार्च के महीने में जब हमने कंपेयर किया लास्ट ईयर के मार्च से, तो उसमें 9% की अपराधों में कमी आई है। हालांकि मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि आंकड़ों में मैं बहुत ज़्यादा आंकड़ों को महत्व नहीं देता, लेकिन आंकड़ा भी एक चीज़ है, वो अगर हमारे अनुकूल है तो मैं क्यों ना आपसे शेयर करूं। उसमें रिडक्शन हुआ है, लेकिन जो उससे ज़्यादा बड़ी बात है वो ये है कि जनता से, पत्रकार बंधुओं से और जो बौद्धिक वर्ग है उससे भी जो हमें फीडबैक मिल रहा है वो बड़ा पॉजिटिव। आप लोग टारगेटेड अप्रोच रखते हुए कार्रवाई करो। उसके मद्देनज़र राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई तेज करने का निर्णय लिया और फैब में इस पे होमवर्क शुरू हो गया।
उनको चिन्हित किया जाने लगा, जो संगठित अपराध जिनके लिंकेजेस हरियाणा के गैंग से थे उनको विशेष रूप से चिन्हित किया जाने लगा। इस बीच कुछ लॉ एंड ऑर्डर के कमिटमेंट्स आए, होली शांति से बीते, ये हमारा एक बहुत बड़ी प्राथमिकता थी। और पुलिस का त्यौहार भी लोगों ने शांति और सद्भाव के वातावरण में मनाया, वो भी हमारे लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। फिर मार्च में होली के पश्चात एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हुए इन पे प्रहार करने का, संगठित अपराध के गिरोहों पे, इनके सदस्यों पे, इनके सिंपैथाइजर पे। और ये मैं बताना चाहूँगा कि यह प्रयास बहुत ही सफल रहा है। हमारे फील्ड में जो एसपीज हैं, आईजीज हैं, ये खुद फील्ड में निकले। आईजी साहब भी कई बार फील्ड में गए, कंट्रोल रूम में बैठ के पूरा उन्होंने मॉनिटरिंग किया। और यहाँ मुख्यालय स्तर पे क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बहुत ही इफेक्टिव मॉनिटरिंग और क्लोज सुपरविजन रखा। उसमें मैं विशेष रूप से श्री एम एन दिनेश जी का साधुवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही शानदार मॉनिटरिंग की और क्लोज मॉनिटरिंग की। इसका प्रतिफल ये बंधुओं से और जो बौद्धिक वर्ग है उससे भी जो हमें फीडबैक मिल रहा है वो बड़ा पॉजिटिव मिल रहा है। वो पुलिस के ऑपरेशंस की सराहना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि न केवल इसको जारी रखिए बल्कि इसको और गति दे दीजिए और बढ़ा दीजिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये अभियान जारी रहेगा, इसको और गति दी जाएगी। और पुलिस की वैसे भी हमने जो नए साल में जो प्रायोरिटी रखी है वो आपने देखा होगा, नंबर 1 प्रायोरिटी तो यही है, हार्डकोर क्रिमिनल, संगठित अपराध, इसके विरुद्ध कार्रवाई और इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस। और मैं आपको ये भी शेयर करना चाहूँगा कि ऐसा लगता है कि आज ही होना था आप लोगों के कंजम्पशन के लिए कि रात में एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन सीआईडी राजस्थान ने रन किया और वहाँ स्थानीय पुलिस के सहयोग से 4 तस्करों को दबोचा है जैसलमेर से और उनके पास से 9 केजी हेरोइन जो संभवतः ड्रोन से ड्रॉप किया गया है उसको बरामद किया है। इसके लिए भी मैं टीम सीआईडी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। तो साथियों, ये रही मोटे तौर पे हमारी बात। डीजी साहब ने अभी काफ़ी विस्तार से आपको अपराध नियंत्रण की बातें बताई। साइबर क्राइम भी अब बढ़ता हुआ एक निरंतर बढ़ता हुआ अपराध है और साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जो बॉर्डरलेस है, ग्लोबल है और इसके जो चुनौतियां और चैलेंजेस हैं वो कन्वेंशनल क्राइम से कहीं ज़्यादा चुनौतियां हैं। इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अभी हमारी जो कैपेसिटी है बिल्डिंग, हमारी जो ट्रेनिंग है और हमारा जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अभी जिस स्तर की होनी चाहिए उस स्तर की नहीं है। उस पर लगातार काम हो रहा है और सबसे पहला काम तो राज्य सरकार ने ये किया कि 32 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा की, जिसमें हर थाने पर 15 साइबर क्राइम के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं इंक्लूडिंग डिप्टी एसपी जो हेड करेगा उस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को, उस बारे में आदेश जारी किए जा चुके हैं। ये थाने मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थाने फंक्शनल हो चुके हैं और सब में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हालांकि ये भी सही है कि बहुत सारे अभी साइबर जो कंप्लेंट्स हैं उनको एफआईआर के रूप में परिवर्तित करना हमारा
टारगेट रहेगा और इस वर्ष में अधिक से अधिक जो कंप्लेंट्स हैं उनको एफआईआर में तब्दील करने का हम प्रयास करेंगे। ये प्रयास इसलिए भी अब सफल हो पाएगा क्योंकि करीब 1600 लोगों को हम लोग ट्रेनिंग विभिन्न देश की विभिन्न उच्च प्रशिक्षित संस्थाओं में प्रशिक्षण दिला चुके हैं और इनके प्रशिक्षण होने के बाद ये जो कंप्लेंट्स हैं वो एफआईआर में तब्दील होने लगेंगी। एक मैं उल्लेखनीय कार्रवाई भरतपुर रेंज की करना चाहूँगा, विशेषकर भरतपुर पुलिस की। पिछले अप्रैल 2022 से ये कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और इस कार्रवाई में आप देखिए कि इन्होंने भरतपुर पुलिस की पिछले अप्रैल 2022 से ये कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और इस कार्रवाई में आप देखिए कि इन्होंने भरतपुर पुलिस ने अप्रैल 22 में चिन्हित किया, इन्होंने ये सर्वे किया कि 130 जो गांव थे 8 पुलिस स्टेशन में 2155 मोबाइल टावरों का इन्होंने डेटा डंप लिया। कोई करोड़ों में ये डेटा था, उसको इन्होंने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। उसमें 21,000 सिम वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम और 23,000 हैंडसेट ये प्री एक्टिवेटेड उन्हीं राज्यों से थी। अब इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब वहाँ एक्टिवेट होती हैं तो उनका लोकल पुलिस कोई पता नहीं लगा पाती, जब तक कि ये बाहर की जो टीमें हैं इन राज्यों से एसपी के पास फ़ोन आने लगे कि साहब आपके इलाके के लोग हमारे जो लोगों को है वो साइबर ठगी कर रहे हैं। तो जब ये पता चला तो ये सर्वे किया गया और ये सारे जो सिम और हैंडसेट DOIT के मार्फत कुछ में एफआईआर दर्ज करा के, कुछ में कंप्लेंट दर्ज करा के इन सब को ब्लॉक किया गया। नतीजन कुछ महीनों तक बिल्कुल इन राज्यों से फ़ोन आने बंद हो गए कि हमारे राज्यों में साइबर ठगी हो रही है। उसके बाद ये अपराधी जो हैं, ये कभी इस तरह के अपराधी हैं वो रुकते नहीं हैं। इन्होंने वापस अपना प्रयास शुरू किया और अक्टूबर 22 में भरतपुर पुलिस ने 38,000 सिम दोबारा चिन्हित किए, 46,000 हैंडसेट दोबारा चिन्हित किए, उनको फिर ब्लॉक कराया गया। और अभी जनवरी में इन्होंने 41,000 सिम दोबारा एनालाइज करके उनको और 41 हैंडसेट्स को दोबारा चिन्हित करके उनको ब्लॉक कराया। तो अब तक करीब 1 लाख सिम और 1,10,000 हैंडसेट को भरतपुर पुलिस ने साइबर क्राइम में जो बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। इसमें उल्लेखनीय कार्रवाई ये भी की, इन्होंने 300 टावर ऐसे आइडेंटिफाई किए जिसमें ये रोमिंग व्यवस्था है। अगर बाहर किसी स्टेट का अगर हैंडसेट है, सिम है तो उसमें रोमिंग के द्वारा ही आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इन 300 टावर पे रोमिंग जो फैसिलिटी थी वो DOIT से बात करके इन सर्विस प्रोवाइडर से बात करके उसको ब्लॉक कराया गया, बंद कराया गया। और उसमें उल्लेखनीय बात रही कि 8-9 व्यक्ति ऐसे जेन्युइन पाए गए जो उस इलाके में रहते हैं, कोई आर्मी में सर्विस कर रहा है, कोई किसी दूसरे केंद्रीय विभागों में काम कर रहा है, जिनका भी ब्लॉक हो गया। वो जब आए तो उनका रीएक्टिवेट पुलिस ने दोबारा कराया गया। बट अधिकतर 99% ये साइबर क्राइम में इन्वॉल्व थे। यही मुझे कहना है। बाकी साइबर क्राइम एक कंटिन्यूस चुनौती है जो लगातार हमारे सामने है। इस पे शुरुआत है, हम लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग कराते रहेंगे और मुझे पूरा विश्वास है और DG साहब ने जिस तरह की मुहिम चलाई है अपराधियों के विरुद्ध, इसमें साइबर क्राइम भी इंक्लूड है, इस पे लगाम लगाने की पूरी पुरजोर कोशिश की जाएगी। तो कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम के इंसिडेंट्स हुए थे, एक्सटॉर्शन कॉल्स थोड़ा बढ़ गए थे, तो CM साहब की और DG साहब की आदेश मिले थे कि इनके ऊपर कंट्रोल करना है। तो DG साहब से डिस्कस करके पहले से ही कुछ चीज़ें चल रही थी, जैसे प्रॉपर्टीज़ डिटेल इकट्ठा करना, वो इस तरह से हमने एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ इनको अंकुश लगाने के लिए प्लान बनाई। उसमें सबसे पहले गैंग्स को आइडेंटिफाई किया गया, कौन कौन से गैंग्स एक्टिव है, कौन कौन से गैंग्स के थ्रू फायरिंग हुई है, कौन कौन से गैंग्स एक्सटॉर्शन एक्टिव है,
तो उनको आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद उनके मेंबर्स अगर वांटेड है उनको आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करने के लिए पूरी टीमें लगाई गई और जिला एसपीज आईजीज ने काफ़ी मेहनत की। और इसके अलावा हमें ये पता चला कि जो इनको जो जो मेन कराने वाले हैं जो गैंगस्टर्स, वो तो या तो जेल में या बाहर है, लेकिन इनके एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम यहाँ है जिसकी वजह से ये गैंग्स चल रही है। उनको आइडेंटिफाई करके उनकी लिस्ट वगैरह बनाया। उसके बाद इनको वो लगातार जो आईजी लेवल पे इसको मॉनिटरिंग की गई। आईजी खुद बैठते थे कंट्रोल रूम में, एसपी खुद रेड में जाते थे। उसमें जब भी रेड करते थे हम 4-5 चीज़ें उनसे हम सर्च भी करते थे। सर्च में इनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स क्या है, इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, प्लस इनकी वाहन कौन सी है, इनको सपोर्ट करने वाले कौन है, इनकी केसेस की क्या स्टेटस है। तो ये पूरा डिटेल में एनालिसिस करके और वांटेड है तो अरेस्ट करते थे, अगर वांटेड नहीं है तो उनको प्रिवेंटिव सेक्शंस में अरेस्ट करते थे। तो बेसिकली जो इनकी केसेस को फॉलो करना, इनकी प्रॉपर्टीज अगर इलीगल वे में अगर अर्जित की है उनको जब्त करना और लोकल प्रशासन को यूज़ करके उनके खिलाफ एक्शन लेना। जैसे पाली में जो 2 बड़े बदमाश टाइप के लोग थे, हिस्ट्री शीटर्स थे, उनकी प्रॉपर्टी को सरकार ने वापस जो अतिक्रमण थे उनको तोड़ के सरकार ने वापस अपने कब्जे में ले लिया। प्लस इनके केसों को फॉलो करना। तो इस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में डी साहब के डायरेक्शंस में काम चला है, जिससे हमें जो फायरिंग इंसिडेंट्स जो होते थे और एक्सटॉर्शन के जो इंसिडेंट्स होते थे उसमें हमें लगा कि कमी आई है। और जैसे साहब ने बताया ये थे उसमें हमें लगा कि कमी आई है। और जैसे साहब ने बताया ये एफर्ट्स जारी रहेंगे। और बेसिकली इनको आइडेंटिफाई करना, केसों को फॉलो करना, वांटेड है तो अरेस्ट करना, प्रॉपर्टी इलीगल है तो जब्त करना, प्लस इनको जो महिमा मंडन कर रहे हैं सोशल मीडिया में उनको उनके खिलाफ भी अगर केस बनते हैं तो केस दर्ज करना, नहीं है तो प्रिवेंटिव एक्शंस में केस बनाना, अरेस्ट करना। प्लस अगर कोई नाबालिग के कुछ लोग युवा भी है जो इतने समझते भी नहीं, उनको बुला के, पेरेंट्स को बुला के थाने लेवल पे, कहीं डीवाईएसपी लेवल पे उनको समझाइश भी की जा रही है। तो ये एफर्ट जैसे साहब ने कहा कि तो आगे लगातार जारी रहेगा। और इसके अलावा क्राइम ब्रांच भी जो लोकल पुलिस के साथ मिलकर, अगर हमारे पास का इन्फॉर्मेशन अगर मिलता है उसको उनके साथ मिलकर डेवलप करके उसमें एक्शन भी ले रहे हैं। और पिछले जो घटनाएं भी पिछले 3-4 महीने में हुए थे, वो कुछ घटनाएं तो बड़ी हुई, लेकिन ये राजस्थान पुलिस का ये क्रेडिट में रहा कि सारे घटनाएं बहुत जल्दी वर्कआउट हो गए। जैसे राजू टेट का मर्डर का मामला था, 1 दिन के अंदर सारे मुलजिम पकड़े गए। उसके बाद यहाँ जी क्लब फायरिंग था, उसमें भी 3 दिन के अंदर सारे मुलजिम पकड़े गए। और जो ट्रेन पटरी के ऊपर ब्लास्ट हुआ था उदयपुर में, उसमें भी पूरी उदयपुर पुलिस ने बहुत जल्दी मुलजिमों को पकड़ लिया। और धौलपुर में केशव गुजर पूरा गैंग, वहाँ के एसपी थे धर्मेंद्र यादव, उनके डायरेक्शन में सारे पकड़े गए। वो एक बैंक डकैती हुई थी, वो भी 1 दिन के अंदर पकड़े गए। बहरोड में एक मर्डर हुआ था पिछले महीने, उसमें एसपी अनिल बेनीवाल खुद बहरोड में 3-4 दिन कैंप किया, 3 दिन के अंदर सारे मुलजिम पकड़ लिए। और झुंझुनू में डकैती हुई थी बावरिया गैंग द्वारा, उसमें भी एसपी ने पूरा ऑपरेशन को लीड किया और 2 या 3 दिन के अंदर सारे पकड़े गए। अभी जितने वारदातें हो रही है उनके ऊपर भी अगर कोई पेंडिंग है उनके ऊपर भी पुलिस की निगाह है। और जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर भी पूरा पुलिस प्लान्ड वे में पीछा कर रही है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी आगे कोई वारदात नहीं हो, अगर वारदात हो जाए तो उसको जल्दी वर्कआउट करें, उनको सजा कराए, और उससे कोई अगर जो भी गैंग्स ने प्रॉपर्टी अर्जित की हो उनको भी जब्त करके सरकार में दिया जाए। जय हिंद।